हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जेपी गुप्ता समृद्धि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बीएड फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर शैक्षिक तकनीक एवं आईसीटी के अंतर्गत हमारा सेकेंड यूनिट चल रहा था, जिसमें हम शिक्षण के सिद्धांत की बात कर रहे थे। जो अभी तक सेकेंड यूनिट में हमने चर्चा की थी, कोई शिक्षण से संबंधित जो पूरा यूनिट है सेकेंड यूनिट, उसमें हमने आप सेकेंड यूनिट के टोटल चर्चा कर ली कि शिक्षण क्या है, उसके क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रकृति है, शिक्षण के सामान्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, शिक्षण और शिक्षा में क्या अंतर है, शिक्षण अधिगम में क्या अंतर है। इस तरह से हमने पीछे वाले वीडियोस में इस सब का अध्ययन कर लिया है। और अभी जो पिछले वीडियो में हम जो चल रहे हैं वो शिक्षण सिद्धांत की बात कर रहे हैं। टीचिंग थ्योरीज कौन कौन से, जैसे अधिगम थ्योरीज होती हैं वैसे टीचिंग थ्योरीज भी होती है। तो टीचिंग थ्योरीज कौन कौन सी है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, और इसका ये तीसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है, पार्ट थर्ड। पिछले दो वीडियो जो शिक्षण के सिद्धांत की बात हुई थी, उसमें फर्स्ट वीडियो में हम शिक्षण के परंपरागत सिद्धांत कौन कौन से उसका अध्ययन किया था। सेकंड वीडियो में है शिक्षण के अनुदेशन सिद्धांत और शिक्षण के शिक्षक सिद्धांत की बात किए थे। और इस शिक्षण के सिद्धांत के अंतिम वीडियो में हम शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन कौन से हैं और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या हैं और कौन से हैं, ये चर्चा करेंगे। साथ साथ ये भी चर्चा करेंगे कि शिक्षण के ज्ञानात्मक सिद्धांत कौन कौन से हैं। ये शिक्षण सिद्धांत का आखिरी वीडियो है। इसके बाद शिक्षण के स्तर पर हमारा वीडियो आएगा, और उम्मीद करते हैं कि आपका हमारा वीडियो जो है आप लोग को पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। जो भी इससे रिलेटेड छात्र हैं उनको ज़रूर शेयर करिएगा, चाहे वो बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे हों, चाहे यूपी टेट सी टेट की तैयारी करने वाले बच्चे हों, क्योंकि ये जो शिक्षण वाला पोर्शन है ये टोटल के टोटल यूपी टेट में आता है। तो इससे क्वेश्चन उसमें आते हैं। यूपी टेट का सिलेबस भी आप देखेंगे तो शिक्षण वाला पोर्शन टोटल जो है वो यूपी टेट में आता है, जो सेकेंड यूनिट का पूरा पोर्शन है। तो सेकेंड यूनिट जितना पढ़ाएंगे हम इससे अंतर्गत, वो सारा टीटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसमें आता है। तो इसलिए इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम शिक्षण के चौथे सिद्धांत, जिसको कहते हैं शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की। शिक्षण का जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है वो हम देखते हैं कि कैसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत आया। उसमें कुछ लोगों का अपना कुछ मत है, उसमें देखते हैं। इटार्ज और सैलमून ने पिछड़े बच्चों के शिक्षण समस्या का समाधान किया है। किसने? इटार्ज और सैलमून ने पिछड़े बच्चों के शिक्षण समस्या का, जो पिछड़े बच्चे हैं, ध्यान रखिएगा, जो पिछड़े बच्चे का अगर परिभाषा करें, जो शैक्षिक रूप से पिछड़े होते हैं उनको कहा जाता है पिछड़े बच्चे, जिनकी ईक्यू शैक्षिक उपलब्धि, जैसे आईक्यू होता है बुद्धि लब्धि होता है, वैसे शैक्षिक लब्धि होता है ईक्यू जिसको कहा जाता है, वो 85 से जो कम होता है उनको कहा जाता है पिछड़े बालक। ये जरूरी नहीं कि मंदबुद्धि के, तो वही चीज़ है। तो पिछड़े वर्ग के बच्चों का शिक्षण समस्या का समाधान किया वाटसन के बारे में। जैसे आप जानते भी हैं, वाटसन ने कहा था कि हमें 10-20 बच्चे दे दीजिए, आप जो कहेंगे उसको डॉक्टर, इंजीनियर, डाकू, चोर जो कहेंगे वो बना देंगे। तो वही इच्छा अनुसार ये भी कह रहे हैं कि डॉक्टर बना सकते हैं। कैरोल और ब्लूम ने निष्कर्ष निकाला, ब्लूम टैक्सोनॉमी आप जानते होंगे, जो शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम टैक्सोनॉमी बना है। इसका हम आगे भी इस पोर्शन, इस यूनिट के अंतर्गत है, ब्लूम टैक्सोनॉमी का टोटल अध्ययन करेंगे। क्या है पूरा ब्लूम टैक्सोनॉमी, उसके अंतर्गत क्या क्या पॉइंट आते हैं, तो उसका भी अध्ययन करेंगे। तो उन्होंने भी निष्कर्ष निकाले कि प्रत्येक बालक अपनी पाठ वस्तु पर पूर्ण स्वामित्व रखता है। मतलब अपने पाठ वस्तु पर पूर्ण स्वामित्व रखता है, मतलब वो जो पाठ वस्तु है उस पर वो पूरी तरह से सीख सकता है। स्किनर आदि अनुभव मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया। भाई ये जितने भी मनोवैज्ञानिक, चाहे सैलून हो, कैरल ब्लूम हो, स्किनर हो, वाटसन हो, ये सब मनोविज्ञान पर ध्यान देते थे। तो फलस्वरूप शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का जन्म, जिसके फलस्वरूप
स्टोन ने 1970 में जगह उद्धृत किया कि रूस में यह विश्वास पाया गया, रूस में यह उन्होंने अपने बताया कि रूस में यह विश्वास पाया गया कि शिक्षक यदि अपनी पाठ्य योजना मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित करके पढ़ाता है तो कक्षा शिक्षण के माध्यम से छात्रों के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है। इनका कथन ये है कि अगर शिक्षक जो है जो पाठ्य योजना बनाता है, पाठ्य योजना के बारे में आप लोग पहले से ही जान रहे होंगे, जब आप ये फर्स्ट ईयर जितने भी फर्स्ट ईयर के बच्चे देख रहे होंगे या जो बीएड कर चुके हैं, जो भी बच्चे देख रहे हैं सब जान रहे होंगे पाठ्य योजना क्या है। कि आप सभी ने स्कूल में जाके पढ़ाया होगा और पढ़ाने जो टीचिंग लगी होगी तो उससे पहले पाठ्य योजना तैयार करनी की जाती है और वो टोटल पाठ्य योजना जो तैयार की जाती है वो मनोवैज्ञानिक बेस्ड रहती है, ध्यान रखें। तो वही कहा है कि जब पाठ्य योजना मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर बनाया गया तो वहाँ बच्चों में वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है। शिक्षण का काम क्या है? यह बच्चों में वांछित परिवर्तन लाना। भाई टीचिंग क्यों देते हैं? कि हम बच्चों में जो परिवर्तन लाना चाहते हैं, उनके व्यवहार में जो चेंजेस लाना चाहते हैं वो चेंजेस आए, इसीलिए हम क्या करते हैं, उनको शिक्षण देते हैं, अधिगम देते हैं। तो वही चीज़ कह रहा है कि इसके द्वारा वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है अगर जो मनोवैज्ञानिक आधार पर बने हैं। इसमें देखते हैं आगे, रॉबर्ट ग्लेजर 1962 का इन्होंने शिक्षण सिद्धांत प्रस्तुत किया, ने शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, इसका रॉबर्ट ग्लेजर 1962 ने शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जो शिक्षण सिद्धांत हमने जो शिक्षण सिद्धांत है और अधिगम सिद्धांत में जो तुलनात्मक अध्ययन किया था अपने पिछले वीडियो में, उसमें हमने एक लिस्ट भी कौन कौन से शिक्षण सिद्धांत आए हैं वो लिस्ट भी हमने आपको प्रोवाइड कराई थी। तो उसमें देखिएगा तो रॉबर्ट ग्लेजर का भी ये सिद्धांत उसमें दिया होगा, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि जो रॉबर्ट ग्लेजर का शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत प्रतिपादित किया, उसमें उन्होंने 4 भागों में वर्गीकृत किया। जो अपना टीचिंग मॉडल है कि किस प्रकार से पढ़ाया जाए, किस प्रकार से दिया जाए, उसके लिए उन्होंने 4 भागों में उसको विभक्त किया, जो इस चित्र के द्वारा से हम देख सकते हैं। इसमें देखिए पहला क्या, अन्वेषण उद्देश्य, जो बच्चों को हमें देना है, जो विषय वस्तु हमें बच्चों को प्रोवाइड कराना है, जो पाठ हमें बच्चों को प्रोवाइड कराना है, उसका क्या उद्देश्य हो, ये ध्यान रखिए कि उसका उद्देश्य क्या है। पहले ये चीज़ है, ये निर्धारित किया जाता है कि ये जो हम बच्चों को अन्वेषण दे रहे हैं, जो बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो बच्चों को हम ज्ञान दे रहे हैं, जो हम बच्चों को हम विषय वस्तु प्रोवाइड करा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। पहले उद्देश्य निर्धारित करेंगे, फिर उसके प्रारंभिक व्यवहार, इंटरनल बिहेवियर, शुरुआती जो व्यवहार है, इंटरिंग बिहेवियर, कि क्लास में प्रवेश करते ही कैसा व्यवहार हमें करना है। प्रस्तावना देखिए, उस व्यवहार करने से पहले देखिए प्रस्तावना, जब हम क्लास में प्रवेश करते हैं तो प्रस्तावना के प्रश्न पूछते हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चों के स्तर को हम जान सकें कि जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में बच्चों को कहाँ तक ज्ञान है। तो प्रारंभिक व्यवहार, शुरुआत में हम कैसे अपने आप को तैयार करके जाएंगे और कैसे वहाँ पर क्लास में इंटर करेंगे, तो किस प्रकार से बच्चों से इंटरेक्ट होंगे, किस प्रकार से बच्चों से क्वेश्चन पूछना है, जिसको कहते हैं प्रस्तावना, प्रश्न पूछ के टॉपिक पर किस तरह से है। तो वो सारे व्यवहार इसके अंतर्गत शामिल होते हैं प्रारंभिक व्यवहार के अंदर। फिर आता है अन्वेषण सोपान, उसके बाद हम प्रस्तुतिकरण करते हैं। जब टॉपिक हम प्रस्तावना प्रश्न कर लेते हैं उसके बाद हमारा प्रस्तुत, तो वही चीज़ कह रहा है कि फिर हमारा क्या हो जाता है, अन्वेषण सोपान चलता है। जो हमें पाठ विषय वस्तु बालक को देनी है वो हम विषय वस्तु बालक को देते हैं, जो हमें ज्ञान बच्चों को देना है वो हम देते हैं, जो हमें पढ़ाना है वो हम पढ़ाते हैं, और उसको पढ़ाने की मनोवैज्ञानिक तरीके से हम बालक को वो ज्ञान और वो अन्वेषण प्रदान करें। मनोवैज्ञानिक तरीके से तात्पर्य ये है कि बच्चों की क्षमता, रुचि, योग्यता, उनकी अभिवृत्ति के आधार पर हम इस चीज़ को क्या करें, इस चीज़ का हम प्रदान करें, अन्वेषण सोपान। और जब अन्वेषण सोपान हम दे दें तो उसके बाद हमारा फीडबैक के लिए हम मूल्यांकन करते हैं। आपका लेसन प्लान भी ऐसे ही चलता होगा। आप प्रस्तुतिकरण करते हैं, उसके बाद आप बहुत प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं, बहुत प्रश्न पूछते हैं कि बच्चों को जो पढ़ा है वो समझ में आया नहीं है, लास्ट में हम मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं।
जिसको कहते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। तो ये मूल्यांकन प्रश्न जब हम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हम व्यवहार परिवर्तन लाना चाह रहे हैं वो जो हमने अनुदेशन उद्देश्य निर्धारित किया था उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, वही हमारा मूल्यांकन होता है। कि जो चाह रहे थे, जो हमने अनुदेशन का उद्देश्य बनाया था, ये उद्देश्य आ रहा है नहीं आ रहा है, मूल्यांकन हम देखते हैं आ रहा है, कहाँ तक आ रहा है, तो वही हमें मूल्यांकन करके देखता है कि हमने शिक्षण में कितने सफल। तो ये था रॉबर्ट ग्लेजर का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। एक और सिद्धांत हम बात कर लेते हैं कैरोल महोदय। इन्होंने अपने शिक्षण सिद्धांत में समय पर विशेष बल दिया है। देखिए, इन्होंने मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत में सीखने के आधार पर लगाए गए समय को माना है। किसको माना है? लगाए गए समय को माना। समय को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया। इन्होंने लिखा है ही एज्यूम दैट वह मानते हैं कि द स्टूडेंट विल अटेंड ए पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव। इफ द स्टूडेंट विल अटेंड ए पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव टू द एक्सटेंट, बच्चे एक पर्टिकुलर, एक निश्चित जो इंस्ट्रक्शनल है, निर्देशात्मक उद्देश्य, उस सीमा तक मानते हैं, उस सीमा तक प्राप्त करते हैं। एक्सटेंट दैट ही स्पेंड द टाइम ही नीड टू लर्न द टास्क। कहने का मतलब है ही स्पेंड द टाइम ही नीड टू लर्न टू टास्क। साफ साफ इसी बात में सारा लिखा है। ही स्पेंड द टाइम टू नीड टू लर्न द टास्क। वह समय को व्यतीत करते हैं, ही नीड टू लर्न द टास्क, उस टास्क को सीखने के लिए जितनी उनकी आवश्यकता होती है। कहने का तात्पर्य है कि अपनी आवश्यकता, कोई भी चीज़ जो सीख रहे हैं उस चीज़ को सीखने में उनकी जितनी आवश्यकता होती है उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उस चीज़ को सीखने के लिए। आप समझ रहे हैं ना? कोई चीज़ आपको सीखना बहुत ज़रूरी है तो उस चीज़ को आप बहुत अच्छे से सीखते हो, उसके लिए ज़्यादा समय निकालते हैं। और कोई चीज़ रहता है ये यार फालतू चीज़ है, नहीं सीखने का नहीं हुआ है, तो उस चीज़ को आप बहुत कम देर, ठीक है सीखना ज़रूरी है तो चलो फॉर्मेलिटी के लिए सीख ले, हमारे लिए नीड नहीं है इतनी, फॉर्मेलिटी के लिए सीख ले, तो उसमें समय भी हम कम देते। लेकिन जिसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, ही नीड टू लर्न द टास्क, जिस टास्क को लर्न करने की उनकी ज़्यादा नीड होती है, ही स्पेंड द टाइम, उस पर वो ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। और जिस पर ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं उसको ज़्यादा अच्छे तरह से सीख सकते हैं। तो इस प्रतिमान को उन्होंने 5 भागों में विभाजित किया। पहले 3 भाग जो है एंटरिंग बिहेवियर, और शेष 2 भाग को अन्वेषण सोपान से संबंधित किया है। एंटरिंग बिहेवियर जो शुरुआती, जैसे हमने पीछे भी बताया, उसी प्रकार से इसमें भी है कि क्षमता। पहली बात तो क्या? एप्टीट्यूड। एंटरिंग बिहेवियर में ये देखते हैं कि क्षमता कैसे, ठीक है, किसको देखते हैं? क्षमता को, एप्टीट्यूड को, किसी चीज़ को ग्रहण करने की क्षमता कहते हैं। भाई उस चीज़ को ग्रहण करने की क्षमता कितनी है वो देखना जरूरी। फिर है दृढ़ता एवं गंभीरता, प्रिवेंसनेस, जिसको कहे दृढ़ता या गंभीरता। तो उस चीज़ के बाद बात एक चीज़ ये भी है, ये दोनों को तीन सब एक चीज़ एक दूसरे से कोरिलेट है। जैसी क्षमता होती है वैसे उसके प्रति गंभीरता आती है बालक के अंदर। अगर क्षमता ही नहीं होगी तो उसके प्रति गंभीरता ही नहीं आएगी। आप सोचोगे मैं इस चीज़ को सीखने के लिए सक्षम हूँ, मेरे अंदर एबिलिटी है, मैं कि ये चीज़ सीख सकता हूँ, तो आपके अंदर गंभीरता भी आती है कि हाँ मुझे सीखना चाहिए। और पता चलता है ये तो मेरे बस की नहीं है, क्या सीखे, तो गंभीरता भी नहीं आती। तो एंटरिंग बिहेवियर में पहले क्षमता और फिर दृढ़ता या गंभीरता, और उसके बाद एबिलिटी टू कंप्रेस्ड इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन को, अनुदेशन को, विषय वस्तु को समझने की कितनी एबिलिटी, कंप्रेस्ड मतलब समझना, ये तीनों चीज़ें उसके अंदर कितनी है, समझने की एबिलिटी कितनी। तो ये एंटरिंग बिहेवियर, ये चीज़ें देखता है टीचर, ये चीज़ें एंटरिंग बिहेवियर कि बच्चों की क्षमता कितनी है और क्षमता के अनुसार उनकी उस विषय पे गंभीरता कितनी है,
ये सब बच्चे के संबंध में। और फिर उस चीज़ को समझने की कितनी एबिलिटी है उसके अंदर, योग्यता कितनी, और उसके बाद इंस्ट्रक्शन प्रोसेस उसी के फिर ये चीज़ें पता लगा लिया जाता है एंटरिंग बिहेवियर में, तो इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस किया जाता है। उसमें अपॉर्चुनिटी टू लर्न, सीखने की अवसर विकसित किए जाते हैं कि बच्चा जितना ज़्यादा सीखना चाहे उतना ज़्यादा सीख सकता है। और साथ साथ क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसमें ये भी ध्यान दिया जाता है कि जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, जो विषय वस्तु बच्चों को प्रदान की जाएगी, जो बच्चों को ज्ञान प्रदान किया जाएगा, उसके अंदर क्वालिटी भी हो। ऐसा ना हो कि क्वालिटी ना हो, तो ये ध्यान दिया जाए कि क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन हो, अपॉर्चुनिटी उनको मिले सीखने की अपॉर्चुनिटी उनको अवसर मिल दिया जाता है और दिया जाए, और साथ साथ जो इंस्ट्रक्शन हो वो क्वालिटीदार हो, वो गुणवत्तापरक हो, वो उनके लिए हो, ऐसा ना हो कि उनके काम का ना हो। तो ये चीज़ देखकर टीचर करता है, ये सारी चीज़ें बच्चों की जांच करने के बाद वो लर्निंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। अपॉर्चुनिटी जब क्रिएट करता है तो किस प्रकार की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए? क्वालिटी वाली अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। कहने का मतलब जो इंस्ट्रक्शन है वो क्वालिटीदार होना चाहिए, जो उनको ज्ञान मिल रहा है वो गुणवत्तापूर्ण मिलना चाहिए, तो उस प्रकार का होना चाहिए। तो ये 5 इन्होंने बताए हैं। 3 है एंटरिंग बिहेवियर, जब बच्चों को पढ़ाने से पहले हमें क्या क्या देखना है, कैसे देखना है, वो चीज़ बताया है कि बच्चों के अंदर क्या क्या देखना है। तो ये 3 चीज़ देखनी है, उनकी क्षमता कितनी है, और क्षमता के अनुसार दृढ़ता आती है, गंभीरता आती है, और गंभीरता के बाद अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो उसके हिसाब से जो चीज़ इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उसको समझने की योग्यता भी आती है। तो तीनों चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोरिलेट नहीं है, तीनों एक दूसरे से कोरिलेट है। और जब ये हो जाता है तो टीचर, जब इस चीज़ का ज्ञान हो जाए, टीचर क्या करता है? बच्चों को सीखने की अपॉर्चुनिटी, अवसर प्रदान करता है, और जो सिखाता है, जो इंस्ट्रक्शन देता है, उसके अंदर क्वालिटी का ध्यान रखता है कि उसके अंदर गुणवत्तापूर्ण हो, ऐसा ना हो कि गुणवत्ता उसमें ना हो। तो ये 2 सिद्धांत हमने रॉबर्ट ग्लेजर और कैरोल का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत आपके सामने प्रस्तुत किया। तो ये रॉबर्ट ग्लेजर का हो गया और कैरोल का हो गया। इसी तरह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और भी बहुत सारे हैं, एक नहीं है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, लेकिन इसको 2 सिद्धांत हमने आपके सामने प्रस्तुत करके ये समझाने की कोशिश की कौन कौन से मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, उसका हम कैसे कैसे कार्य कर सकते हैं। इसके बाद मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के बाद ज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांत की बात करें। कौन सा? 5वां जो है। पहले में परंपरागत शिक्षण सिद्धांत पहला हुआ था, दूसरे में अनुदेशन और शिक्षक व्यवहार दूसरा और तीसरा हुआ था, और तीसरे वीडियो में हमने मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत जो चौथा ज्ञात किया, और 5वां ज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांत की बात करें, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग, अगर इस सिद्धांत के प्रवर्तक की बात करें तो इस सिद्धांत के मुख्य प्रवर्तक NL गेज कहे जाते हैं। क्या कौन कहे जाते हैं? LL गेज कहे जाते हैं। उन्होंने शिक्षण विश्लेषण करने का भी प्रयास किया। कॉग्निटिव थ्योरी आपने सुनी होगी। कॉग्निटिव थ्योरी के उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो पियाजे प्रसिद्ध है कि सीखने का सिद्धांत जो दिया था, ज्ञानात्मक सिद्धांत सीखने का जो दिया था, ये शिक्षण का ज्ञानात्मक सिद्धांत है, ध्यान रखिएगा, शिक्षण का ज्ञानात्मक सिद्धांत है, और वो लर्निंग का कॉग्निटिव थ्योरी था जो जीन पियाजे का था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे का जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो लर्निंग का है। ये किसका है? टीचिंग का है। गेज का भी कहना है, देखिए इसके बारे में क्या कह रहे हैं कि शिक्षण सिद्धांत शिक्षण का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता, कि एक शिक्षण सिद्धांत कक्षा के उद्देश्य प्राप्त करने के पर्याप्त नहीं हो सकता। शिक्षण के कई सिद्धांत होने चाहिए, क्योंकि शिक्षण का विश्लेषण 4 प्रकार से हो सकता है। उन्होंने कहा जो
शिक्षण सिद्धांत है वो शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्राप्त नहीं हो सकता कि एक शिक्षण सिद्धांत, कोई एक शिक्षण सिद्धांत बन जाए वही सारे शिक्षा के, उसी के द्वारा सारे शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा नहीं है भाई। लर्निंग के भी देखिए बहुत सारे थ्योरीज बने, वैसे शिक्षण के एक लर्निंग थ्योरी से सब चीज़ें सिखाई जा सकती नहीं, कुछ लर्निंग थ्योरी से कुछ चीज़ों को आसानी से सिखाया जा सकता है और कुछ लर्निंग थ्योरी से दूसरी चीज़ों को आसानी से सिखाया जा सकता है। उसी प्रकार शिक्षण का भी वही सिद्धांत, गेज का इसीलिए कहा है गेज ने कि एक शिक्षण सिद्धांत, ये जो कहा है एक शिक्षण सिद्धांत शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए शिक्षण के विभिन्न सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। और इस शिक्षण सिद्धांतों को गाना से शिक्षण सिद्धांत है उनको 4 वर्गों में या 4 प्रकारों में विभाजित किया। पहला है शिक्षक क्रिया का प्रकार। इसमें देखिए पहला क्या बताया, शिक्षक क्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीचर एक्टिविटी, जिसमें टीचर एक्टिविटीज की ज़्यादा महत्ता हो, उस प्रकार से बताया है कि एक शिक्षक को शिक्षण देने में कई प्रकार की भूमिका निभानी पड़ती है। इसके बारे में क्या बताया कि एक शिक्षक को जब शिक्षण देता है तो उसको कई प्रकार की भूमिका निभानी पड़ती है, मतलब टीचर के आधार पर बता रहा है तो कई प्रकार की, कौन कौन सी, जैसे उसको दार्शनिक की भूमिका निभानी पड़ती है भाई, जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का एक तर्कपूर्ण समाधान लेके आता है, तो दार्शनिक का काम करता है, उसको परामर्श देता है, सही सलाह देता है कि तुम्हें इस तरह से करना चाहिए, उसको सही रास्ता दिखाता है, प्रदर्शनकर्ता का काम भी करता है कि प्रदर्शन करता है, अगर तुमने सही नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे खिलाफ भी खड़ा होता है, तुम्हें सही राह पे लाने के लिए कोशिश करता है, और पाठ संयोजन इत्यादि की भूमिका निभा, और जो पाठ वस्तु है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाने की कोशिश करता है। तो ये सारी एक शिक्षक क्रिया के प्रकार में कि शिक्षक इतने प्रकार के रोल निभाता है, किसमें, एक कक्षा में इतने प्रकार के रोल निभा के क्या देता है, बच्चों को ज्ञान प्रदान करता है, बच्चों को मस्तिष्क का विकास करता है, किसके द्वारा, शिक्षण द्वारा। ध्यान रखें ज्ञानात्मक सिद्धांत ये कहता है कि शिक्षण द्वारा बालक के मस्तिष्क का विकास हो। जैसे गेज का अगर हम वो पढ़ें कि गेज का क्या है ज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार, गेज ने कहा ज्ञानात्मक संरचना से अभिप्राय विभिन्न तत्वों, पत्यों तथा सिद्धांतों के संगठित रूप से, संज्ञानात्मक संरचना का अभिप्राय विभिन्न तत्वों, पत्यों, सिद्धांतों के संगठित रूप से, और यह विषय वस्तु की प्रकृति और मानव मस्तिष्क की क्रियाओं पर निर्भर करता है। किस पे, विषय वस्तु की प्रकृति और मानव की क्रियाओं पर निर्भर, मानव मस्तिष्क की जो क्रियाएं हैं उस पर निर्भर करता है। तो वही चीज़ है कि विभिन्न प्रकार के तत्वों, पदों, घटकों का संगठित रूप है, तो वही चीज़ है कि विभिन्न प्रकार की क्रियाएं अपनानी पड़ती है। अगर उद्देश्यों के अकॉर्डिंग का देखा जाए तो उद्देश्य, कई प्रकार के शिक्षण उद्देश्यों का वर्णन किया गया। ब्लूम ने 3 प्रकार के शिक्षण उद्देश्यों का वर्णन किया। बच्चों को जो ज्ञान देना है, ज्ञानात्मक उनके मस्तिष्क का विकास करना है, उसके लिए उद्देश्यों के अकॉर्डिंग अगर बांटा जाए तो 3 प्रकार से बढ़ते हैं, 3 प्रकार से आते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी जिसको हम जानते हैं, ठीक है, ब्लूम ने 3 प्रकार, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, इसके बारे में हमने कहा शिक्षण उद्देश्यों कि आगे के वीडियो में हम ये तीनों डिटेल में अध्ययन करेंगे। जो हम बच्चों को ज्ञान देते हैं वो उनके पहली बात ज्ञानात्मक में मस्तिष्क से रहता है, भावात्मक में उनके भावनाओं से जुड़ता है, क्रियात्मक में उनके व्यवहार में आता है। तो इसका बारे में हम टोटल अध्ययन करेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। तीसरा है सीखने के सिद्धांतों के प्रकार के आधार पर, जो सीखने के सिद्धांत हैं, ठीक है, सीखने के बहुत सारे थ्योरीज है, लर्निंग थ्योरीज है, विभिन्न प्रकार के लर्निंग थ्योरीज द्वारा विभिन्न प्रकार से हम सीख सकते हैं। जैसे दार्शनिक सीखने के सिद्धांत भी है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी है, बहुत सारे सिद्धांत हैं। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हमने बहुत सारे पढ़े हैं, चाहे वो थॉर्नडाइक का, पाउलो का, स्किनर को, तो अलग अलग सीखने के सिद्धांत हैं। बात है शिक्षण जब प्रक्रिया चलती है तो क्या होता है, बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाता है, और जब बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन आएगा तो वही लर्निंग कहलाती है। तो शिक्षण सिद्धांत और ये कहे कि अधिगम सिद्धांत लगभग साथ साथ काम करते हैं।
तो वही चीज़ है। तो विभिन्न प्रकार के शिक्षण सिद्धांतों के आधार पर किया जा सकता है, जैसे आपने देखा विभिन्न प्रकार के शिक्षण सिद्धांत। ठीक, तो ये और लास्ट में है शिक्षण के अवयव के प्रकार। नील मिलर ने सीखने के 4 अवयव बताए: अंतर्नोद, संकेत, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। ठीक है, जैसे अंतर्नोद, जब हमें कोई चीज़ सामने आती है तो हमारे दिमाग में एक उठा पटक चलती है कि क्या इसके बारे में मंथन जो करते हैं, जो हमारे मन ही मन जो लड़ाई होती है मन के अंदर कि हमें क्या करना चाहिए, ये क्या है, सही है, गलत है, कि इसको इसके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, इस तरह से व्यवहार करना चाहिए, जो मन ही मन हम विचार करते हैं उसको कहते हैं अंतर्मुख। फिर उसका एक संकेत हमें मिलता है कि ये करना चाहिए। उस अंतर्नोद जो हम मन में मंथन करते हैं, उस मंथन के तहत एक विचार प्रस्तुत करने का हमें संकेत मिलता है, और जब संकेत मिलता है तो हम उसी के अकॉर्डिंग प्रतिक्रिया करते हैं, और उस प्रतिक्रिया के तहत हमें पुरस्कार प्राप्त होता है। ये सारे जब सीखने के ये 3 अव्यय हैं, 4 अव्यय हैं सीखने के। बालक जब सीखता है तो इसके अंतर्गत ये सारी चीज, सीखने के प्रक्रिया के अंतर्गत भी आपने इसको पढ़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इस अव्यय के आधार पर भी किया जा सकता है। इसीलिए कहा गया है एक शिक्षण सिद्धांत का मुख्य कार्य ग्रहण करना है। मुख्य कार्य क्या है? ग्रहण करना अथवा समझने को बढ़ावा देना। जो बालक को हम बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, जो अंदेशन दे रहे हैं, उसको ग्रहण करना, उसको समझने से। मुख्य कार्य क्या है शिक्षक? समझने से। गेज के अनुसार ठीक ढंग से बनाए गए पत्ते और नियम, जो पत्ते और नियम हमने बनाए, जो कॉन्सेप्ट और जो रूल्स बनाए हैं, जिनकी संरचना तार्किक अगर है तो विभिन्न विषयों के शिक्षण द्वारा उत्पन्न करें, वही विभिन्न विषयों के शिक्षण द्वारा उत्पन्न करें, उसी द्वारा विभिन्न प्रकार के विषयों का हम शिक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था ज्ञानात्मक उद्देश्य किसका? शिक्षण का। तो इस प्रकार से शिक्षण के 5 प्रकार के हमने सिद्धांतों का अध्ययन किया। शिक्षण के परंपरागत सिद्धांत, शिक्षण का अन्वेषण शिक्षण, शिक्षण का शिक्षक सिद्धांत, शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और शिक्षण का ज्ञानात्मक सिद्धांत। 5 प्रकार के शिक्षण सिद्धांतों के बारे में हमने जाना। ये शिक्षण सिद्धांत बहुत ये कह लीजिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है, जानना जरूरी है कौन कौन से सिद्धांत, क्योंकि नॉर्मली हम लर्निंग थ्योरीज तो पढ़ते रहते हैं लेकिन टीचिंग थ्योरीज नहीं पढ़ते। तो इसके हम लर्निंग थ्योरीज इसलिए पढ़ते हैं ज़्यादातर क्योंकि लर्निंग थ्योरी डेवलप बहुत हो चुके हैं, लेकिन अभी ये कहा जाए कि जो शिक्षण सिद्धांत है बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा इसकी पॉपुलैरिटी नहीं मिली है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा पढ़ने में नहीं आता। तो लेकिन धीरे धीरे इसका भी विकास हो रहा है, इसलिए हमें शिक्षण सिद्धांत भी जानना जरूरी है और हमारे सिलेबस में भी है। और उम्मीद करते हैं इसमें जितना भी हमने बताया, जो भी शिक्षण सिद्धांत है जिसके बारे में हमने आपको समझाया, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार के कोई डाउट रहता है तो कमेंट द्वारा आप पूछ सकते हैं। हर एक शंका को आप दूर कर सकते हैं कमेंट करने के माध्यम से, कमेंट द्वारा। कॉल के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, जो साथी मेरा नंबर जिनके पास है वो कॉल द्वारा भी हमें पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। शेयर इसको ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जितने ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही लोगों को ये मिल सकेगा और उतने लोगों को फ़ायदा हो सकेगा। और जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।